नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक बार एक हंसमुख कवि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। रास्ते में एक भिखारी मिला। उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखकर उन्होंने कहा, कैसे हो दोस्त। उनकी इस बात को सुनकर उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। कवि को ये लगा कि शायद मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, केवल शब्द ही कह रहा हूँ, इसलिए इसकी आंखों में आंसू आ गए हों। उन्होंने कहा कि आज मैं अपना बटुआ लाया नहीं हूँ, कल मैं ज़रूर लाऊंगा और तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। उस भिखारी ने कहा कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है साहब। मेरी आंखों में तो इसलिए आंसू आ गए क्योंकि इतने प्यार से, इतनी शालीनता से आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं की। जब आपने प्यार से, सहानुभूति से मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो इस सहानुभूति और प्यार ने ही मेरी आंखों को नम कर दिया। वास्तव में मित्रों, कई बार छोटी छोटी घटनाएं दूसरों को कितना सुकून, कितना सुख और कितनी खुशी प्रदान कर देते हैं। तो प्यार से कहे हुए हमारे शब्द सचमुच कितनी आवश्यक हैं, ये आप समझ गए होंगे। और इसीलिए शायद खुशी पे हमें इतने विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि जिस चीज़ की आज हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है या बड़ा है, किसी भी जाति, धर्म या भाषा का है, हर एक को इसकी आवश्यकता है। लेकिन क्यों वो खुश नहीं रह पा रहा है, इसी पे हमारी चर्चाएं चल रही है। और कल हम चर्चा कर रहे थे बैलेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और बैलेंस है तो सचमुच जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी है, शांति है। आइए इस चर्चा को भ्राता जी के साथ आज भी आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं उनका आज की कड़ी में। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, बैलेंस की एक सुंदर चर्चा हो रही थी, और जब कभी हम संसार में बैलेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे विशेष करके 4 पिलर्स लोग कहते हैं कि यदि 4 पिलर्स आपके ठीक हैं, जैसे गाड़ी के 4 पहिए ठीक ठाक हैं, घर के मकान के भी 4 पिलर्स ठीक ठाक हैं, तो मकान आसानी से खड़ा रहता है। तो वो इसे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, ये 4 पिलर्स मानते हैं और इन चारों में बैलेंस की बात करते हैं। तो मैं विशेष करके अपने सभी दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो चारों पिलर्स हैं, चाहे वो फिजिकल है, चाहे मेंटल है, चाहे सोशल है या स्पिरिचुअल है, इन चारों के बीच कैसे हम बैलेंस बना करके रखें। बिल्कुल, अगर सचमुच चारों पिलर मजबूत हों जी, तो जीवन की इमारत बहुत सुदृढ़ और बहुत सुख देने वाली हो जाएगी। पहली चीज़ जो है फिजिकल। देखिए, आजकल अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ी है, प्रचार भी बहुत हुआ है टीवी के माध्यम से भी, और बहुत सारे और सिखाने वाले भी जहाँ तहाँ प्रचार करते हैं कि हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है और हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर भी हम देख रहे हैं कि बीमारियों की वृद्धि में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दिन रात बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, भीड़ ही भीड़ मिलती है। ऐसी बात हो गई कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही तो गया। इसके बीमारियों के कुछ और भी कारण हैं जिसको मेडिकल साइंस नहीं जान सकती, जिसको केवल स्पिरिचुअल साइंस जान सकती है। जब तक वो उपचार नहीं किया जाएगा तो रोग तो बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन एक कॉमन मनुष्य को अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और जैसे ही किसी चीज़ का पता चले, बिना घबराए उसका उपचार करना चाहिए। कई बार लोग घबराते जाते हैं कि किसी ने ऐसे ही कह दिया कि कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, जरा चेक करा लो, तो आधा कैंसर तो हो गया समझ लो, भले वो रिपोर्ट में बाद में आए कि नहीं, कैंसर जैसा कुछ नहीं है। तो बिना घबराए, बहुत बैलेंस मन में रखते हुए अपने शरीर के रोगों का उपचार करना चाहिए। किसी किसी के साथ क्या हो रहा है कि एक बीमारी को लंबा समय चलाया जा रहा है, चाहे धन की कमी के कारण, चाहे कोई उनकी केयर नहीं करता, चाहे वो खुद बहुत बिजी रहते हैं। तो हेल्थ पर भी मनुष्य को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिस परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे, वहाँ भी खुशहाली का माहौल बनाने में बहुत ईजीनेस होगी। मानसिक रूप से हम बहुत स्वस्थ हों, बहुत प्रसन्न हों, बहुत पॉजिटिव हों, बड़े पीसफुल हों, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। हम बड़े लविंग भी हों, प्यार से भरपूर हों, हम बहुत पीसफुल भी हों, शांति में रहें, सबको शांति का दान दें, हम बहुत अच्छा बैलेंस भी रखते हो अपने मन में। ऐसे नहीं छोटी छोटी बात हमें डिस्टर्ब कर रही है, मन हमारा पॉजिटिव भी रहे हमेशा, उसमें शुद्ध विचारों का हम निर्माण भी करें, ये हमारी मेंटल हेल्थ होती है। इसका तो बहुत महत्व है। अगर मेंटली कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी है, पीसफुल है, तो अनेक बीमारियां तो उसके पास फटकती नहीं, क्योंकि आजकल तो मेडिकल साइंस इस बात को कह ही रही है और स्वीकार कर चुकी हैं कि अनेक रोग तो मन से ही पैदा हो रहे हैं। कई लोग तो ये कहते हैं भ्राता जी कि मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। बिल्कुल, उससे ही हो रहे हैं। इसलिए जिसने अपने मन को हेल्दी
कर लिया, सुंदर विचारों से मन को भर लिया, जी। और जो अपने मन को छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं करते। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ ना कुछ जीवन में आता रहता है, चाहे बीमारी आए, चाहे कोई समस्या आए, चाहे अनिच्छित बात ना हो, चाहे बच्चे कहना ना माने, चाहे नौकरी धंधों में कोई डिस्टरबेंस हो जाए, ये सब तो होता रहता है। जी। लेकिन मन को परेशान न करना, छोटी छोटी बातों में टेंशन में रहने की आदत ना हो। किसी किसी की आदत होती है, बात छोटी होगी लेकिन तनाव बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो हमें अपने मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे सोशलाइजेशन है, हमें समाज के साथ रहना है, और नो डाउट हमें उनकी ज़रूरत, उनको हमारी ज़रूरत रहती है। एक बाप के भी अगर 4 बच्चे हैं, चारों बड़े हो गए, चारों की फैमिली हैं, तो कम से कम 15-20 का उनका भी अपना एक समाज हो जाता है। और भी उनके रिलेटिव हैं, तो हर व्यक्ति के पीछे 100 तो हैं ही, कम से कम 100 व्यक्तियों का तो समूह लेकर हर व्यक्ति चलता ही है अपने साथ। तो ये सोशल लाइफ को भी ठीक से निभाना, उसमें भी समय देना, उसको भी महत्व देना। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हुआ, उसका हालचाल पूछने जाना, कहीं किसी की मृत्यु हुई, वहाँ पर जाना, कहीं बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, चाहे भले थोड़े समय के लिए ही दें। तो सोशल लाइफ का निर्वाह करना, ये भी समाज में प्रेम बढ़ाता है, अपनापन बढ़ाता है, और अनेक लोगों को ये महसूस होता है हमारे साथ इतने सब लोग। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और समाज में रह करके ही उसे हर एक कार्य का निर्वाह करना है, और यदि हम उनके पास जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे। नहीं तो मनुष्य कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाएगा ना। समस्याएं भी जीवन में आई हैं, हम किसी से शेयर ही ना कर पाए तो मनुष्य को अकेलापन फील होगा, और वो चीज़ें उसको भारी करती रहेंगी। लेकिन उसने शेयर कर लिया, किसी से बता दिया, और उसने 2 अच्छी बात कह दी, हाँ भाई फलाने किसी से तो मेरी पहचान है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं उसे फ़ोन करता हूँ, ये बात ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगी, तो मनुष्य एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो सोशल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होते हैं किसी मनुष्य के लिए, चाहे वो आगे बढ़ने की बात हो, चाहे समस्याओं के निदान की बात हो, चाहे बीमारियों की बात हो। और परिवार हैं तो किसी की शादी होनी है, किसी का और कुछ होना है, तो उसमें सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है, इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा जो सबके मूल में है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसकी ओर आजकल मनुष्यों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और ये बहुत बड़ी मिसिंग हो रही है, और मनुष्य ये समझते नहीं हैं। बहुत बच्चे युवक तो ऐसे हो गए हैं जिनको पता भी नहीं स्पिरिचुअलिटी भी कुछ होती है क्या। युवक क्या, मैं तो कहूँगा बड़ों को भी नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी भी कुछ होती है, और उसकी भी समाज को बहुत ज़रूरत है। मुझे एक फ़ोन कॉल आया, किसी परिवार से बात कर रही थी, मेरी लड़की 14 साल की है, केवल 8वीं क्लास में है, लेकिन इतने मॉडर्न है, बिल्कुल भौतिकवादी है। हम उसे कहते हैं थोड़ा ये अच्छी बातें तो सुन, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब तुम बूढ़ों की बातें। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, अब वो चिंतित है उससे, अभी वो फोन पे लगी रहती है सारा दिन, फेसबुक उसने चालू कर ली है, तो वो चिंतित है इसका होगा क्या, आगे क्या होगा इससे, इसकी अवेयरनेस तो बच्चों को बिल्कुल नहीं है। लेकिन बड़ों को अपने घरों में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि स्पिरिचुअलिटी इज ए मस्ट। कल जैसी हमारी चर्चा हो रही थी ब्रता जी, शायद हम वहीं आ रहे हैं कि शायद यदि पेरेंट्स ऐसा माहौल घर में क्रिएट करें, एक आदर्श प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से उसका गहरा प्रभाव बच्चों के ऊपर आएगा। और आने वाली पीढ़ी जिसके लिए हम शायद थोड़े से चिंतित हैं कि बहुत ज़्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं और अपनी पुरातन जो संस्कृति है उसे भूलते चले जा रहे हैं, तो शायद ये शिकायत हमारी दूर हो जाएगी। लोग ये समझते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है तो ये परिवर्तन अच्छा है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत बुरा है। कल ही कोई मेरे से चर्चा कर रहा था कि देखिए पहले कोई व्यक्ति अगर नॉन वेज खाता था, लोग उसे बड़ी घृणात्मक दृष्टि से देखते थे, बड़ा गंदा व्यक्ति है। आज ये फैशन बन गया है, जिससे पूछो वाह नॉन वेज, ये तो फैशन, और ट्रेन्स में भी वेज लोग हैं, नॉन वेज लोग हैं। हम तो हैरान होते हैं, मनुष्य में बहुत विकृति आई है। मनुष्य को पता ही नहीं कि जैसा अन्न वैसा मन, ये तामसिक अन्न उसके मन को दूषित कर रहा है, उसकी सुख शांति और शक्तियों को नष्ट कर रहा है, उसको पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त कर रहा है। कई प्रकार की भ्रांतियां मुझे लगता है भ्राता जी कि पश्चिमी देशों के कुछ ऐसे मनोचिकित्सक रहे हों या कुछ डॉक्टर्स रहे हों, उन्होंने कुछ ऐसे भ्रामक प्रचार शायद इसके लिए किए हों। उस भ्रामक प्रचार के कारण ही लोगों ने ज्यादा इसे लेना शुरू कर दिया। और वो लोग अपने को बड़े भारी विद्वान और PhD होल्डर और क्या क्या समझते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में समाज को मिसगाइड किया है।
मैं जानता हूँ कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में जी। जिन्होंने काम वासना की स्वीकृति दी है कि ये तो एपिटाइट है, ये तो होनी चाहिए, इसके बिना तुम पागल हो जाओगे। और मैं समझता हूँ वो व्यक्ति बुद्धिमान बिल्कुल नहीं थे। उन्हें आत्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। और क्योंकि उनके पीछे एक शब्द जुड़ा हुआ था, वैज्ञानिक, इसलिए लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पतन का मार्ग खोल दिया, जैसे कि गिरते जाओ और एक दिन नष्ट हो जाओ। और कई बार ऐसा भी लगता है भ्राता जी कि मनुष्य की जो मानसिक कमजोरी होती है, यदि सामने वाला कोई बड़ा विद्वान उसे अप्रूव कर देता है कि नहीं ऐसा करना ठीक है, तो व्यक्ति को अपनी कमजोरी को पूरा करने का एक अवसर मिल जाता है। बिल्कुल, फिर तो कमजोरी को विशेषता समझने लगता है। जी, जी। और सोचता है यही जीवन है, दिस इज माई लाइफ। तो ये बहुत हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो ये जो खान पान की तामसिकता हुई, ये जो भौतिकवाद बढ़ा, इससे मनुष्य का स्पिरिचुअल लेवल बिल्कुल नष्ट हो गया, जीरो पर आ गया है। और इसके कारण समाज में समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, खुशी है नहीं, परिवारों में टेंशन है, सब तरफ दिखाई दे रहा है। भारत में भी जिस परिवार से बात करो, कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत खुशहाली का जीवन जी रहे, जिनके परिवार में बड़ा अच्छा सामंजस्य है, प्यार है। अन्यथा जहाँ तहाँ हर एक का मुंह अलग अलग दिशाओं में दिखाई देता है। तो इन चारों चीजों के बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसमें भी अगर हम प्राथमिकता दें स्पिरिचुअलिटी को, तो बाकी तीन चीजें भी सहज ही उसको फॉलो करेंगे। कैसे भ्राता जी? एक मूल प्रश्न आता है कि आज हम जैसे भाग दौड़ भरी जिंदगी देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति भाग रहा है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कार्यों में, व्यवसाय में या स्टडी में हर जगह लगा हुआ है। तो इन चारों को यदि हम अपनी दिनचर्या में या अपने जीवन में बैलेंस करना चाहते हैं, तो किस चीज का ध्यान रखें या कैसे बैलेंस? पहले हम ध्यान दें स्पिरिचुअलिटी का। टॉप की बात से हम चलें तो स्पिरिचुअलिटी हमारे मन को पीसफुल एंड हैप्पी रखेगी। हम एक सरलता से भरा हुआ जीवन जिएंगे। मान लो हमें काम बहुत है, ऑफिस है, हमारा बिजनेस है, हमें घर का भी काम, जैसे आजकल बहनें हैं बहुत सारी, उन्हें घर भी संभालना, तो नौकरी भी करनी है, फिर बच्चों की भी देखभाल करनी है। कई तो ऐसी होती है उनको बच्चों को होमवर्क भी कराना है, उनके लिए खाना बनाना, घर की सफाई भी करनी है। तो निश्चित रूप से बहुत टाइट दिनचर्या हो जाती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये सिखा देती है बी लाइट। अगर तुम्हारी मानसिक शक्तियां बहुत बढ़ी हुई हैं तो ये बहुत सारे काम थोड़े समय में पूर्ण हो जाएंगे। तो यदि भ्राता जी हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से शुरुआत करें, तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी का भाव क्या है और कैसे इसे अपनी दिनचर्या में लाएं? मतलब क्या करें? देखिए, आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम मनुष्य को अपने लिए दे देना चाहिए। उसमें ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करे और थोड़ा राजयोग मेडिटेशन करे। ये बस इतना ही स्पिरिचुअलिटी। उससे उसके विचार दिनों दिन बदलते जाएंगे। और फिर क्योंकि वो स्वीट हो जाएगा, क्योंकि उसके एटीट्यूड्स दूसरों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसलिए उसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी जैसे आपने कहा कि सुबह आधे घंटे और शाम को आधे घंटे यदि खुद के लिए दे दिया जाए, तो शायद बाकी की सारी चीज़ें अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगी, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की बात है या मेंटल हेल्थ की बात है या फिर सोशल हेल्थ की बात है। देखिए, एक बात ये आम रूप से कही जाती है और हम भी इसको फॉलो करते हैं कि सवेरे ऐसे ही आधा घंटा अपनी हेल्थ के लिए भी दिया जाए। थोड़े प्राणायाम किए जाए, थोड़े आसन एक्सरसाइज की जाए, थोड़ी हवा में, खुली हवा में जाओ, थोड़ा प्रकृति का आनंद। तो ये आधा घंटा अपने बॉडी को चार्ज करने वाला होगा। बॉडी चार्ज हो गई तो सारा दिन अच्छे तरह से बीतेगा। ऐसे स्पिरिचुअलिटी में हम आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा से हमको देंगे तो वो मन को चार्ज करेगा, मन की शक्तियों को बढ़ाएगा, हमारे मन के विचारों को जरा ब्रॉड करेगा, पॉजिटिव करेगा। और छोटी छोटी बातों में हम वीक नहीं पड़ जाएंगे, हम बहुत पावरफुल अपने को फील करेंगे। तो इससे सारा जो बाकी चीजें हैं, मान लो सोशल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई या मेंटली कोई चीज आ गई, सफर करने लगे, और कोई ऐसी चीज हो गई कि अब हमारा मानसिक बैलेंस टूटने लगा, तो यहाँ ये स्पिरिचुअलिटी जो हमने सवेरे अपने अंदर डाल ली, ये हमें मदद करेगी उन चीजों को सहज पार करने में। बिल्कुल। और इस प्रकार हमारा जीवन सुख से, आनंद से और शांति से व्यतीत होगा। हमें किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होगी, खुशी बनी रहेगी और शायद हम सभी को दूसरों को भी खुशी बांटते रहेंगे। भ्राता जी, एक तीसरी जो चीज आपने कही थी खुशी के लिए, वास्तव में जब कभी हम दूसरों को सहयोग देते हैं तो लगता है कि सचमुच दिल में एक आनंद, एक खुशी की अनुभूति होती है। देने का आनंद ही बहुत जबरदस्त है। संसार में सभी दूसरों से डिमांड तो बहुत कर रहे हैं,
जी। वो सहयोगी हुआ, भाई मुझे ऐसा करे, ये लोग में से ऐसा करें। सहयोग की कामना तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जब तक हम दूसरों को स्नेह नहीं देंगे, हम सहयोग के पात्र बन नहीं पाएंगे। तो सहयोग का सीधा संबंध स्नेह से है, सहयोग का सीधा संबंध सहयोग देने से है। हम दूसरों को भी सहयोग देना अपनी नेचर बनाएं। कोई व्यक्ति अकेला काम कर रहा, मान लो कोई वजन नहीं उठा रहा, अकेला है और हम वहां खड़े हैं, तो जरा सा हाथ लगा दिया तो उस व्यक्ति को इजीनेस हो जाएगी, और निश्चित रूप से जब हमें वजन उठाना होगा वो भी दौड़ा चलाएगा। तो संसार में सारे कार्य सहयोग से हो रहे हैं, हम देख सकते हैं। बिना सहयोग के तो कहीं कुछ भी हो ही नहीं रहा है। पहले घरों पे छप्पर डाले जाया करते थे, तो आसपास के सब लोग आ जाते थे, तो कहते थे भाई छप्पर उठाने में सब हाथ दो, हाथ लगाओ, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाने तो आवाज दिया करते थे, हाँ भाई चलो, आवाज देते देते छप्पर उठता था। अगर एक दो व्यक्ति हो तो छप्पर को नहीं उठाया जा सकता था। तो सहयोग से ही तो संसार चल रहा है। सहयोग और विश्वास, ये दो बड़ी चीजें हैं। परिवार भी सहयोग से चलता है। माँ बाप बच्चों को सहयोग देते हैं, बच्चे माँ बाप को सहयोग करते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को सहयोग करती हैं। तो हम सहयोग देने को अपनी आदत बनाएंगे, लेकिन इसके पीछे स्नेह, स्नेह जहाँ होता है वहाँ सहयोग स्वतः ही चला जाता है, चाहे सहयोग लेने की बात हो चाहे देने की लेकिन बात वो स्नेह ही तो नहीं है भ्राता जी। आजकल बहुत ज्यादा समस्या वही है कि यदि सामने हमारा स्नेह नहीं है सामने वाले व्यक्ति से, तो वो सहयोग देने की भावना नहीं रहती, बल्कि ये बात आ जाती है ठीक है उसके पास समस्या आई है तो चलने दो, बल्कि कहीं ज्यादा खुशी होती है। अब देखेंगे इसका हाल चाल क्या रहता है। लेकिन अगर स्नेह पैदा हो जी तो सहयोग दिया जाता है। और देखो, स्नेह पैदा कराती है स्पिरिचुअलिटी। जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हमें ये भाव आ जाता है कि सब आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, तो सब हमारे हैं जी। और फिर ये भी होता है कि सहयोग देना ये हमारा अपना एक कर्तव्य भी है। हम तो सबको सहयोग देंगे ही। जैसे मंदिरों में देवियां हैं, इष्ट देवी हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, वो भेदभाव नहीं करती। उनके सामने हिंदू आ गया उसको मदद करेंगे, मुस्लिम आ गया उसको मदद करेंगे, बोधी आ गया उसको मदद करेंगे। उनके पास कोई भेदभाव नहीं है। जिसने वहां जाकर सहयोग की कामना कर ली उनको सहयोग मिलेगा अवश्य। हम भी जब स्पिरिचुअल होते हैं तो हमें इन चीज़ों की बहुत अच्छी मानसिक रूप से वृद्धि हो जाती। सब हमारे अपने हैं और हमें सबको सहयोग करना है। साथ में ये भी होता है कि सहयोग देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है। और ये भी होता है कि मनुष्य को सहयोग करेगा तो भगवान का सहयोग भी फिर उस मनुष्य को अवश्य मिलेगा। तो सहयोग की फीलिंग्स को हमें अवश्य बढ़ाना है। और जो ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं उन्हें तो ये विश्वास कर ही लेना चाहिए, जो योगी है उसको सबका सहयोगी बनना ही है। बिल्कुल भ्राता जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है हमसे सहयोग की ही अपेक्षा रखता रहता है कि ये मुझे सहयोग दें, सहयोग दें, सहयोग दें। तो क्या कई बार हम उसे डिपेंडेंट नहीं बना देते सहयोग? हाँ, देखिए ये भी है कि हम दूसरे व्यक्ति को कैपेबल भी बनाएं कि वो सदा ही हमारे सहयोग पे आधारित न हो जाए, निर्भर न करने लगे। ये एक अलग पहलू है। चाहे घर में ऐसी चीज है कि थोड़ा भी काम करना और बिना सहयोग के कोई करता ही ना हो, भाई मशीन चलानी, कपड़े धोने, तो आओ भाई तुम मदद करो तब मैं ये काम करूंगी, ये भी नहीं हो। अपने अंदर बहुत ज़्यादा दृढ़ता भी हो और दूसरे को भी हम आत्मनिर्भर रहना सिखाएं। ये तो परंपरा हर एक व्यक्ति को अपने घर से करनी पड़ेगी कि सभी आत्मनिर्भर रूप से अपने कार्य करने लगे और सब एक दूसरे को सहयोग भी देने लगे। ये एक परिवार ही है, मान लो वहाँ 10 लोग एक साथ रहते हैं। अब 10 का भोजन भी बनाना है, एक व्यक्ति भोजन बना रहा है, बाकी सब टीवी देख रहे हैं, तो उसको भोजन बनाने में जो प्यार होना चाहिए वो भी नहीं रहेगा। मन में ये विचार चलते रहेंगे, देखा सब तो मौज बना रहे हैं, मुझे यहाँ काम करने छोड़ दिया। तो एक निगेटिव एनर्जी भोजन में समा जाएगी जो अशांति का कारण बनेगी। उसमें ही यदि एक दूसरी बहन आकर उसको मदद करती है तो आपस में प्यार भी बढ़ता है। इसलिए सहयोग देने से प्यार में वृद्धि होगी। ये जानते हुए भी परिवारों में एक दूसरे को सहयोग देकर चलना चाहिए। इससे प्यार का वातावरण बनेगा घर में। कभी मान लो कोई बीमार भी है, भाई ठीक है बीमार है तो रेस्ट करे वो, हम उसका सारा काम कर देते हैं। ये सहयोग की भावना सचमुच एकता के सूत्र में मनुष्य को बांधेगी,
प्रेम भाव बढ़ाएगी, अपनापन बढ़ाएगी, और जो बोझ मनुष्य के ऊपर आता है अकेलेपन का, वो समाप्त हो जाएगा। ये बहुत सुंदर एक धारणा हो गई भ्राता जी कि हम दूसरों को सहयोग देते चलें जहां कहीं भी आवश्यकता है, चाहे वो परिवार की बात है, दफ्तर की बात है, मित्रों में आपस की बात है, तो आपस का प्यार भी बढ़ेगा और संगठन भी बहुत शक्तिशाली होगा। लेकिन एक बात भ्राता जी कई बार उठती है, कई बार किसी गलत चीज के लिए सहयोग मांगा जाता है। अब वो कई प्रकार से हो सकती हैं, आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि भाई गलत कार्यों के लिए सहयोग, ऐसे में यदि हम सहयोग नहीं देते हैं, हमारा प्रेम टूट जाता है और साथ ही वो एक संगठन में बिखराव आ जाता है। ये एक बहुत ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्या करें? क्रिटिकल पोजीशन तो ये होती है, और उसमें भी अगर बड़ा व्यक्ति है और वो आपसे सहयोग चाहता है गलत काम के लिए, बॉस क्या बॉक्स बन जाएगा, तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। और ऐसे ही देखो, एक व्यक्ति, मुझे अभी मैं दुबई में था, तो एक व्यक्ति डायरेक्टर की पोस्ट पर था, उसने रिजाइन किया। जब उससे पूछा उसके चेयरमैन ने, भाई क्यों तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो, तो कहा सर मुझसे ये काम कराया जाता है, मेरी नैतिकता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। उसने कहा कि तुम्हें कष्ट नहीं होगा, तुम इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ रहे हो, कितनी बड़ी तुम्हारी सैलरी है, कि मैं उस कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी नीतियों से समझौता नहीं कर सकता। मेरे को सुना है आके अभी। तो फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारा क्या हुआ, कि नहीं मैं रिजाइन कर दिया, और मैं उनकी वहाँ गया था, तो मैंने योग भट्टी करने को सबको सजेस्ट किया था। इसने 21 दिन की योग भट्टी की, और 22वें दिन इसको ऑफर आ गई एज ए डायरेक्टर, ये दूसरी बड़ी कंपनी में लग गया, सैलरी मिली डबल। क्या बात है। तो देखिए ऐसी बात है। तो गलत कार्यों में सहयोग देने से तत्काल तो लगता है कि ठीक हो गया। मैं वही सोच रहा था भ्राता जी, इतने बड़े पोस्ट से रिजाइन करना आजकल कोई करता नहीं है, सोचता है समझौता कर लो, चलता है। ये सच्ची घटना है। सुंदर बात आपने बताई, और वो है, उससे पूछा जा सकता है। मेरे पास आए थे अभी 15-20 दिन पहले ही। तो ये ऐसी चीज है। तो मैं वही कह रहा था कि गलत कार्यों में सहयोग देकर, देखिए उसे तो लगेगा जिसको सहयोग दिया कि हमारा तो काम बन गया, लेकिन जिसने सहयोग दिया उसको कहीं ना कहीं ये बात खाती अवश्य रहेगी कि गलत काम में सहयोग दिया। इससे पाप को वृद्धि मिलती है, इससे करप्शन में एक मनुष्य को एक नया उमंग होता है, हाँ भाई यही करना चाहिए हमें। तो एक गलत जो अनैतिक कार्य हैं उसकी बढ़ोतरी होती है समाज में। इसलिए कोशिश करना चाहिए ऐसे सहयोग को अवॉइड करने की। ठीक है, संबंध भी हमें मधुर रखने होते हैं क्योंकि वो हमारे बॉस हैं, लेकिन किसी ना किसी ढंग से हमें उससे निकल अवश्य जाना चाहिए। ज्यादातर फ्रेंड सर्कल में ये बात, ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है भ्राता जी कि जो टीनेजर्स हैं या चलिए फ्रेंड हैं आपस में, वहाँ पे कई प्रकार की ऐसी गलत चीज़ों के लिए, मान लीजिए अब स्मोकिंग की बात है या ड्रिंकिंग की बात है, या अपने स्कूल को कॉलेज को बंक करके फिल्म देखने जाने की बात है, यहाँ पे वो चाहते हैं कि चलो सबके सब चलेंगे और इसमें एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। यहाँ पे कैसे हैंडल किया जा सकता है इसमें? तो एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे सहयोग का विरोध करना ही सच्चा सहयोग देना है। तो वो सारे दोस्त हमसे दूर हो जाएंगे। भले ही वो दोस्त हमसे दूर हो जाएं, लेकिन हमारी मोरलिटी, हमारी महानताएं, हमारे जो सद्गुण हैं वो तो हमसे दूर होने नहीं चाहिए। देखिए मेरी तो ये विचार मान्यता है, और यही सदा के लिए सफलता का एक मार्ग है। मान लो कॉलेज चल रहा है और हमें लेसन में जाना है और हम जा रहे हैं बाहर, तो एक गिरावट का मार्ग है ना, उसमें सहयोग देना किसी भी तरह से हितकर नहीं है। इसलिए भले वो अलग हो जाएं या वो गाली दें या वो कहीं बड़ा अहंकारी हो गया, देखेंगे कितने मास आए, कुछ भी कहें, यूथ ऐसा समझते हैं कि कभी कभी तो चलता है ना। देखिए रेयरली अगर 100 में से एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 100 में से 50 दिन हो तो हम इसको सहयोग नहीं कहेंगे, ये पतन का मार्ग होगा। और जिस व्यक्ति के पास स्पिरिचुअल पावर है एक्चुअली, जिसके पास अपनी मॉरलिटी है, उससे लोग ऐसा सहयोग मांगेंगे भी नहीं। बिल्कुल। वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भ्राता जी, क्योंकि एक सोशल प्राणी है व्यक्ति, ये समाज में रहना है, लोगों के बीच रहना है, और ये एक मुझे लगता है एक ऐसा प्रश्न है जहाँ पे निर्णय करना कई बार बहुत ही कठिन हो जाता है कि कहाँ सहयोग दिया जाए, कहाँ सहयोग ना दिया जाए। तो इस पर सचमुच थोड़ी क्लैरिटी की और ज़्यादा आवश्यकता है। ये तो चैलेंज है आजकल समाज में, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे ही सहयोग चाह रहे हैं। बिल्कुल, कि कोर्ट में ये केस है, भाई गवाही देनी है,
जरा, हाँ, ले चलो लो थोड़ा सा, पैसे, हाँ। ले लो भले ही कुछ जी। और सहयोग कर दो, नहीं करोगे तो देखूंगा तुम्हें। हाँ। और फिर कहीं कहीं मर्डर होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अपनी मॉरल पावर होगी, स्पिरिचुअल पावर होगी, जी। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजों को फेस करना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर चर्चा है भ्राता जी, और मैं चाहूँगा कि सहयोग को थोड़ा-सा स्पष्ट हम और करें, फिर हमारा एक और पहलू जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आप कर रहे थे वो भी बचा हुआ है, उस पे भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। आज की बहुत सुंदर एक कहें कि एनलाइटन करने वाली सुंदर चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं कि ये जो हाथ है ना 5 उँगलियों से बना हुआ है, और आप देखते हैं कि पाँचों उँगलियाँ स्वतंत्र रूप से अलग-अलग काम करती हैं। इसका अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है, इसका सभी का अपना महत्व है। एक बार पाँचों उँगलियों में जंग हो गई। इसने कहा कि नहीं, मेरे कारण ही सब कुछ होता है, इस उँगली से ही भगवान की तरफ दिखाया जाता है, इशारा किया जाता है। बीच वाले ने कहा कि नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ, देख लो, मैं बड़ी दिखाई दे रही हूँ। अंगूठे ने कहा कि मेरे कारण। सभी आपस में जंग करने लगे और सभी ने आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं कि एक उँगली अकेले काम नहीं कर सकती, दूसरी उँगली अकेले काम नहीं कर सकती। जब पाँचों उँगलियाँ मिलती हैं तब एक मुक्का बनता है, कहते हैं इसको। और वास्तव में पाँचों उँगलियाँ मिल कर के ही सभी कार्यों को सुचारू रूप से करती हैं, और अपने-अपने स्थान पे सभी का महत्व है। इसीलिए समाज में सहयोग बहुत आवश्यक है, और जब कभी हम सहयोग के साथ चलते हैं तो जीवन में खुशी और आनंद स्वतः ही हमारे द्वार पर चले आते हैं। लेकिन सहयोग कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है, इस बात की जानकारी होना, अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी चर्चा आज भ्राता जी कर रहे थे। इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। आप हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।